जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र का जो सीरीज चल रहा था टफ क्वेश्चन का। इसमें हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है इंडियन ज्योग्राफी। मतलब घटना चक्र के इंडियन ज्योग्राफी के टफ क्वेश्चन ओनली हम कवर करेंगे। वन लाइनर फैक्ट बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट वाले, मैच दी फॉलोइंग, ठीक है, यही क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। वन लाइनर सबके तैयार हैं, घटना चक्र अगर किसी ने अच्छे से किया है तो उसके तैयार होते हैं। ये मैं सिर्फ टफ क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है इंडियन ज्योग्राफी से, क्षेत्रफल, हमारा चैप्टर है क्षेत्रफल। उसमें है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है। उत्तर बताइए, इसमें सही बताना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये तो गलत है, 5वां नहीं है बिल्कुल, ये 7वां जो बड़ा देश है ये भारत। और यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुआ है, तो ये भी सही है। समूचा भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो ये गलत है। उष्ण नहीं है, उष्ण उपोष्ण दोनों होता है, तो ये गलत है क्योंकि जो उष्ण नहीं, दोनों ही होता है। तो इसमें जो सही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो चौथा भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4, दूसरा और चौथा। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे इसमें थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, ये है निम्नलिखित जोड़ा में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, भारत में राज्यों की संख्या 26 हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर है 7वां, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो देखिए, सर्वप्रथम सूर्योदय जो है इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम जो सूर्योदय है ये मिजोरम में नहीं होता है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ रहा है अक्षांशीय विस्तार। इसमें हम टफ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक भी नहीं है लेकिन फिर भी हम पहला पढ़ लेते हैं कि भारत का विस्तृत है कब, कहाँ से कहाँ तक। तो इसमें तो कोई नहीं है, इसका जो है हम नंबर याद करेंगे। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री से 8:37 ये है उत्तरी, कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8:37, ऐसे याद कर लीजिए। 8:37 जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और वहीं अगर हम उत्तरी अक्षांशों तथा अगर हम 68 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। मतलब 2 हमें अंक याद करने हैं, अंक बस ये याद कर लीजिए कि 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6, और यहाँ पे है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ठीक है। तो इसमें जो दिया है तो कोई नहीं है, इसमें जो है कोई नहीं है। उसके बाद हम भारत एवं कर्क रेखा देखेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहले कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ मैप से हम देखेंगे कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि है गुजरात है, ये गुजरात है, ठीक है, कर्क रेखा ये गुजरात है। उसके बाद राजस्थान से होकर गुजरती हैं, फिर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़, फिर ये झारखंड वाला एरिया है, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा से है, और त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम है, त्रिपुरा और ये मिजोरम है, ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्य। और एक बार अच्छे से नाम याद कर लेंगे, पहले तो 2-2 का पार्ट बना लीजिए कि गुजरात है और राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, और फिर एमपी और छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड व पश्चिम बंगाल, झारखंड व पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या जा रहा है? त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे 8 राज्य हैं। उसके बाद देखिए कौन सी जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और उसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ टफ ही क्वेश्चन है, तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है। तो 1, 2, 4, तो ये हमारा सही हो जाएगा। टफ ही क्वेश्चन देखना है, ईजी तो मैं देखूंगी नहीं, एक ईजी सबका तैयार होता है। तो फिर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मानक समय का। मानक समय में है कि मानक समय जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है।
तो मानक समय जो है ये देखिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मानक समय के बारे में दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे है, जब भारतीय मानक समय जो कि यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है तो 172 डिग्री 30। और इसमें देखिए यहाँ पे कथन हम क्वेश्चन देखेंगे, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा कह रहा है कि जबलपुर की जो देशांतर रेखा है ना, वो इंदौर व भोपाल की देशांतर की रेखाओं के बीच में है। तो यहीं पे देख लीजिए, ये इंदौर है और ये भोपाल है, जबलपुर ऊपर है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही है। औरंगाबाद का जो अक्षांश है वो वडोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है। औरंगाबाद कहाँ पे, तो वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है, तो मेरे ख्याल से औरंगाबाद का तो वडोदरा और पुणे के बीच में दिया है, लेकिन ये भी नहीं है, तो ये भी तो गलत होना चाहिए। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, लेकिन ऑप्शन में 2 और 3 दिया, तो चलिए 2 और 3 हम निपटाते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टफ क्वेश्चन की देखते हैं कौन सा है। तो इसके बाद है नेक्स्ट जो चैप्टर है दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु के बारे में देखेंगे। तो दूरस्थ बिंदु जो है वो 68, इसमें देखिए भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में है। ये गुहार मोती गुजरात में स्थित है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सीमावर्ती देश दिया हुआ है, सीमावर्ती देश के बारे में दिया हुआ है। ये सारे मैप वाले क्वेश्चन हैं, मैप से ही मतलब अच्छे से हो जाते हैं। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है क्या भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो असम। अब देखिए भूटान व बांग्लादेश, भूटान में कौन कौन सी चीज़ राज्य हैं सीमा लगता है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। असम का तो लगता है, भूटान और बांग्लादेश दिया है, तो बांग्लादेश में क्या लगता है, असम का। हाँ बांग्लादेश में भी लगता है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए बांग्लादेश में भी लगता है ये, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। स्टेटमेंट वाले हैं ना, इसलिए मैं अच्छे से देख ले रही हूँ। पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल जो है। अब भूटान में देखिए पश्चिम बंगाल आया था, हाँ पश्चिम बंगाल आया था भूटान में, और फिर क्या किसमें, तो पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल। अब नेपाल में देख लीजिए क्या भूटान से लगता है, तो नहीं। नेपाल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, लेकिन भूटान नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा गलत। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा में देख लेते हैं, तो क्या इसमें मिजोरम लगा हुआ है, हाँ म्यांमार में मिजोरम लगा हुआ है, और किसमें, और बांग्लादेश में क्या मिजोरम लगा हुआ है, तो हाँ नहीं, हाँ बांग्लादेश में भी है। तो हमारा मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा जो है वो स्टेटमेंट सही है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। मतलब कौन सी सही है, तो तीनों ही सही है, हाँ क्योंकि असम जो था भूटान और बांग्लादेश दोनों में लगा हुआ था। एक बार और देख लेते हैं, भूटान में भी असम है और बांग्लादेश में भी असम है, तो ये भी सही हो गया। फिर पूछा पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल में, तो हाँ भूटान में भी पश्चिम बंगाल है, और नेपाल में तो हाँ नेपाल में भी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, हाँ सॉरी मेरे से ही गड़बड़ हो गया था, क्योंकि भूटान वहाँ पे हम ढूंढ रहे थे, लेकिन ना पश्चिम बंगाल ढूंढना है। ठीक है, तीनों ही सही है, सॉरी 1 2 3 बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा एक समूह जो है वो पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो इसका हो जाएगा पंजाब। ऊपर की तरफ से देखेंगे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और राजस्थान है तथा गुजरात है, ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम में है नेपाल, पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश में। हमारा क्वेश्चन है, भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पे मनन कीजिए। जैसे कि पहला दिया है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, और पहला ये दिया है। दूसरा दिया, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो पहला, दूसरा और फिर तीसरा हो गया। चौथा दिया, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये गलत है। हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, क्योंकि देखते हैं क्या सही है।
देखिए पहला कह रहा है कि संरचना में मेघालय का पठार, तो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही है। यह एक समतल भूमि पर है। भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक किया गया है, तो पहला सही है। कश्मीर की घाटी की रचना हिमालय की संभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। और गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई है जब प्रायद्वीपीय दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका है तथा हिमालय उच्च समकक्ष के अग्रगर्त पैदा हो गया है। एक अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा है और बाद में इसी विशाल मैदानों को निर्माण हुआ। तीसरा भी सही है, लेकिन ये जो कह रहा है हिमालय की उत्पत्ति तो भारतीय प्लेट से हुई है प्लस यूरेशियन प्लेट से हुई है, तो 2 प्लेट से हुई है। चीनी प्लेट का कोई वो नहीं है, यूरोपीय प्लेट दिया है। कौन कौन सी? तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है, चीनी प्लेट का कोई इसमें वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, गलत है। उसके बाद दिया हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करता है, गलत है ये भी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद है असत्य पूछा है, सॉरी असत्य पूछा है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, पहला सही है। हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों का एक प्रदर्शित करते हैं। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण है वो नदियों की जमाव क्रिया द्वारा होता है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब सी पूछा है, असत्य कौन सा है? भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, डी ऑप्शन भी सही है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण है वो जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ये भूमि के उत्थान व निर्गमन के कारण हुआ है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा गलत है, बाकी सारा सही है। उसके बाद हम देखेंगे दक्कन ट्रैप, मतलब दक्कन ट्रैप का जो संबंध है वो किससे है? तो मैच दी फॉलोइंग से है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति किससे हुई है? तो क्रिटेशियस आदि नूतन काल से हुई है, क्रिटेशियस के अंतिम चरण। पश्चिमी घाट के पर्वत जो है तो इसका हो जाएगा बी का 1, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल से हुआ है। अरावली कब है? अरावली का हो जाएगा प्री कैम्बियन। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, इसका हो जाएगा डी का 5, अत्यंत नूतन। नर्मदा जो है वो अत्यंत नूतन काल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा दिया हुआ है, स्टेटमेंट वाला ही। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में देखा है, संस्कृति तक के टेस्ट में है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा को अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हम इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे ना कि अगर व्याख्या भी करेगा नहीं भी करेगा तो भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन सेम आएगा तो गलत नहीं होगा। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो है सतत वाहिनी है, तो ये तो चलो सही है, सतत वाहिनी है सभी नदियां। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हमें दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है, लेकिन क्या इसकी व्याख्या कर रहा है? तो व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमें याद रखना है कि जब भी सतत वाहिनी आएगा तो दिखने में तो सही लगेगा लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। अब इसका नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, फिर यहाँ स्टेटमेंट वाले हैं। वैसे जियोग्राफी से आरओ के एग्जाम में ये कथन वाले क्वेश्चन बहुत आए थे। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं, वही क्वेश्चन रिपीट है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी, चलो ये दो पहला तो सही है, कथन तो सही है। कारण क्या कह रहा है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो ए और आर दोनों सही है। और इसकी व्याख्या भी कहता है, जब स्रोत बताएगा कि हिमानियों में स्थित है और हिमानियों में अगर स्रोत बताएगा स्थित है तो व्याख्या करेगा, लेकिन अगर ये बताएगा कि अधिकांश जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है तो ये व्याख्या नहीं करेगा। मतलब कथन और कारण दोनों सही रहेगा लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता?
तो देखिए, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। तो तीनों ही हमारे जो हिमालय पर्वत श्रेणियों से नहीं होती हैं, तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में जो दिया है, तो तीनों हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता, प्लस मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रहते हैं अगर हिमालय पर्वत की श्रेणियां नहीं होती तो। फिर मानसून का तो प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो तीनों ही बिल्कुल सही हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। ओनली टफ क्वेश्चन ही हम इसमें लेंगे। जैसे कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, जैसे क्या क्या देखेंगे, गहरे गड्ढे देखेंगे, प्लस यू घुमाव वाली नदी मार्ग देखेंगे जब हम हिमालय की यात्रा पे निकलते हैं, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ देखते हैं, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखते हैं। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। अब जो पैटर्न आरओ का या फिर पीसीएस का चेंज हो रहा है वो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आईएएस के उठा के दे रहा है। और घटना चक्र के इस सीरीज़ में मैं ज़्यादा आईएएस प्री के ही क्वेश्चन कवर कर रही हूँ क्योंकि टफ और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आईएएस के ही बने हुए हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की जो श्रेणियां हैं का उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर में पहले आ जाएगा शिवालिक आ जाएगा, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। उत्तर की से दक्षिण की ओर पूछा है, मतलब पहले शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आकृति दिया हुआ है क्या, नहीं आकृति तो नहीं दिया हुआ है। अब पूछा है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इसके बारे में कह रहा है कि उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाना है। तो पहले आ जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, मतलब दूसरा, पहले दूसरा आएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद आ जाएगा धौलाधर के बाद आ जाएगा जास्कर। धौलाधर के बाद क्या आ जाएगा, तो धौलाधर के बाद आ जाएगा जास्कर। जास्कर के बाद आ जाएगा तीसरा लद्दाख। तो पहले देखिए, पहला पे आएगा धौलाधर, धौलाधर के बाद आ जाएगा दूसरा जास्कर, तीसरे पे आ जाएगा लद्दाख, और चौथा हो जाएगा काराकोरम। तो ये जो है उसकी उच्चावच की आकृति दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। मतलब उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी उत्तर की तरफ चल रही है। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी। जैसे पहले पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, और फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन एकदम रट लेना है कि पहले पीर पंजाल आ रहा है, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी आ रहा है। फिर नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित समूह में कौन सा पर्वत जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। कौन सा पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही है। तो पहले पूर्व से पूछा और पश्चिम की तरफ चलना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कंचनजंगा आएगा, और कंचनजंगा के बाद आ जाएगा एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। पूर्व से पश्चिम की ओर बोला है ना, तो पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अटल टनल के बारे में दिया हुआ है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो निर्माण है वो सिम्मा संगठन द्वारा किया गया है, बीआरओ द्वारा, ठीक है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। 2016 आरओ का यही क्वेश्चन है। और यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तीसरा भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 और 3 इसमें 4 सही हो जाएगा। मतलब आरओ की एग्ज़ाम में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए स्टेटमेंट वाले ही कवर करते हैं। और उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। क्या ये सही है? तो गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत है। और पुल्लिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका देख लेते हैं। जो भारत में जो हिमालय है, हिमालय जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। जैसे यूटी में है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
दो में फैला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी। लेकिन राज्य में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। हिमालय की देखिए कितनी श्रृंखला है, केवल 5 राज्यों में थोड़ी है। उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है। अगर इसको कर रहे हैं तो थोड़ा अगर मैप इंडिया का सामने रहेगा तो और अच्छे समझ में आएगा कि हिमालय ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी आ जा रहा है, नीचे फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल को छोड़ के इधर आएंगे तो सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नीचे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, और नॉर्थ इसमें पूर्वी साइड में जब हम आ रहे हैं तो इन सारे राज्यों में भी फैला हुआ है। तो केवल कुल 8 राज्यों में फैला हुआ है और 2 यूनियन टेरिटरी में। तो ये पहला गलत है। पश्चिमी घाट पूछा है, केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में। अब पूछा है यहाँ पे 5 राज्यों में, तो देखिए गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, केरल में है। तो पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है, ना कि 5 राज्यों में। तो ये भी गलत है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील है, मतलब लैगून है, और इसका विस्तार सच में 2 ही राज्यों में हुआ है, एक तमिलनाडु में हुआ और एक आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो मतलब कि तीसरा सही है, तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये IAS प्री 2017 का क्वेश्चन है जो कि आरओ में पूछ सकता है, क्योंकि IAS के ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आरओ भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए घटना चक्र से स्टेटमेंट वाले पे ज़्यादा पकड़ बनानी है। उसके बाद कथन और कारण है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय के कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि भारत में जो सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र जो है वो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो सही बात है। भूकंप वगैरह देखिए तो ऊपर की तरफ देखते अक्सर भूकंप आती है, जो उत्तराखंड हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उधर जो है हिमालय पड़ता है और उधर भूकंपीय क्षेत्र होता है। तो पहला तो सही है। फिर है हिमालय में अनुदैर्घ्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है, तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और व्याख्या भी करता है इसका। सबसे बड़ी बात है व्याख्या करना, देखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको देखेंगे। जैसे मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं, तो क्या ये सही है? मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टानें होती हैं वो जीवाश्महीन होती हैं? बिल्कुल जीवाश्महीन नहीं होती हैं, जीवाश्महीन नहीं होती हैं, जीवाश्म पाई जाती हैं। लघु हिमालय, तो ये तो गलत है। पूछा है सही कौन सा है? लघु हिमालय की जो परतदार चट्टानें होती हैं उसमें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, तो ये सही है कि हाँ, जो लघु हिमालय में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, तो ये सही है। उसके बाद कह रहा है तीसरा कि बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो हाँ बी दूसरा भी सही है, बी दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम चैप्टर पे आ गए हैं कि दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट है दक्षिण भारत की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन अरावली है, तो पता ही है, और वन लाइनर तो वैसे भी 1-2 बार अभी पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे प्राचीन कौन सी है? तो भारत की प्रायद्वीपीय पठार है। अब देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आरओ में आ जाए, तो इसलिए देख लीजिए उत्तर से शुरू और दक्षिण की ओर जा रही है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई। इतना पहले माइंड में रखना है कि नल्ला मलाई से स्टार्ट हो रही है और अन्नामलाई पे डी एंड हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये तो चलो ये भी हो जा रहा है, लेकिन कट अब हमें देखना है कि नल्ला मलाई के बाद क्या आ रही है? जवादी आ रही है और नीलगिरी आ रही है। नीलगिरी, नल्ला मलाई के बाद नीलगिरी नहीं आएगी, तो ये नल्ला मलाई के बाद नीलगिरी दे रही है। पहली बात तो इतना डिस्कशन कर दे रहा है ना कि एग्जाम में आएगा तो वैसे ही नहीं भूलेगा। नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है उसके बाद जवादी आ रही है, नीलगिरी बाद में आएगी, तो नल्ला मलाई के बाद अन्ना मलाई पे डी एंड होगी, तो इतना तो पता है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। उसके बाद देखना है कि न पास में न आए, मतलब नल्ला मलाई और नीलगिरी ना आए, नल्ला मलाई के बाद जवादी आएगी, तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, गारंटी है। घटना चक्र टॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि घटना चक्र से वाकई मैंने टेस्ट सीरीज मैंने जब सॉल्व किया तब मुझे यकीन हुआ कि घटना चक्र से ही क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए।
महादेव पर्वत श्रृंखला, इसको पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ मतलब लगाना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर, खासी की पहाड़ियाँ। कैसे? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो देखिए पहले तो खासी तो सबसे लास्ट में आएगा, इतना तो पता है ना। खासी, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में है, तो वो सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब कैसे आएगा? तो महादेव पर्वत श्रृंखला जो है, महादेव पर्वत श्रृंखला पहले आएगा, फिर उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर वही झारखंड वाला एरिया, तो छोटा नागपुर मतलब कि 1 2 3 4 एकदम सही है। पहले खासी से पकड़ा, 2 ऑप्शन कट हुआ। उसके बाद हमें देखना है कि जस्ट खासी के पहले झारखंड वाला एरिया है, तो मतलब खासी के इधर अगर इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो छोटा नागपुर पठार आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट जो है उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो क्या ये सही है? पश्चिमी जो घाट है उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है अभी देखते हैं। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। फिर है ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। ताप्ती नदी सच में सतपुड़ा के दक्षिण में है। उसके बाद है नर्मदा नदियों तथा ताप्ती नदियों की घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। अब हमें 3 ऑप्शन तो सही है, पहला जो गलत है उसको क्यों गलत है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी है, ठीक, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन है एक कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ कह रहा है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी, तो बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, तो ये भी सही हो गया। फिर है पूछा है सी, 2 समानांतर भागों में फैली रिफ्ट घाटी गोब्रोन को निर्माण होता है, ये घाटियाँ सक्रिय होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ रिफ्ट घाटी के उदाहरण है, तो डी भी सत्य है, लेकिन एक कथन जो है वो सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन ये नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की क्रम बताना है। तो क्या से बताना है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ में क्या आ जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है नीचे की तरफ। सबसे पहले सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो महान राष्ट्र में हमने वैसे एक मेरा UPPCS1 का वो है नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैंने का जो दिया गया पेड बैच में, उसका मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें पहाड़ियों को मैंने ट्रिक से समझाया। जैसे सातमाला पहाड़ी कहाँ पे है? तो सातमाला महान राष्ट्र में ऋषि लोग जपते हैं, ऐसे मैंने याद किया है, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाए। कैमूर पहाड़ी है, सतमाला मतलब महाराष्ट्र में है, कैमूर कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक। पीर पंजाल कहाँ पे है? तो पीर पंजाल कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में है। और नागा पहाड़ियाँ कहाँ है? तो म्यांमार में है। अब इससे तो समझ में आ जाएगा ना पहले क्या आएगा। तो देखिए इसका क्रम जो ये हो जाएगा कि पहले सतमाला पहाड़ी क्या पूछा? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए बताइए। तो सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है। उसके बाद क्या आ जाएगा? तो तीसरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? सॉरी, उसके बाद दूसरा है कैमूर की पहाड़ी, मतलब बिहार, मतलब महाराष्ट्र के बाद पहले उसके बाद बिहार पड़ेगा। फिर बिहार के बाद हम देखेंगे तो बिहार के बाद क्या आ जाएगा? चौथा आ जाएगा नागा पहाड़ियाँ, मारते हैं तो म्यांमार, और ऊपर चलेंगे तो ऊपर आएगा क्या? पीर पंजाल श्रेणी, मतलब तीसरा लास्ट में आएगा, वही जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो सतवाला याद है, जब हमें राज्य पता चलेगा राज्य से हम क्रम में लगा लेंगे, क्योंकि पता ही है कि भाई महाराष्ट्र ऊपर पड़ता है कि नीचे पड़ता है, ऐसे क्रम में हम लगा लेंगे। तो थोड़ा पहाड़ियों में किस राज्य में स्थित है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, जैसे कि गडजात की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो जैसे दिया है पहाड़ियों का, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से कर रखा है। जैसे गडजात की पहाड़ियाँ, गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ पे? उड़ीसा में है, तो ये तो सही है। जात छुप, इसको मैंने वहाँ ट्रिक से किया था, जात छुपानी है तो ओढ़ के चलो उड़ीसा। मांडो पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में नहीं है। मांडो पहाड़ियाँ जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। मांडो जो है गुजरात राज्य में स्थित है, तो ये पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। नल्ला मलाई तो पता है ये आंध्र प्रदेश में है, और सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। शेव खाना है तो तुम्हें ऐसे करके था, पूरा ट्रिक से वहाँ पे पहाड़ियों का मैंने कर रखा है, उसको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, पहाड़ियाँ व क्षेत्र दिया हुआ है।
कि उपयुक्त युग्म में कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो कोरोमंडल तट पे है। कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो कोरोमंडल तट पे है। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट पे है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। सही सुमेलित कौन सा है, तो देख लेते हैं। क्या कार्डमम की पहाड़ियाँ जो कोरोमंडल तट पे हैं, कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये जो है ये गलत है, सही सुमेलित में ये गलत है। सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, तीसरा और चौथा सही है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में है। तो तीसरा चौथा सही है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट दिया है। कैमूर की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, और जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र से गोवा तक रखा गया है। तो ये गलत है। मतलब कि देखिए कार्डमम की पहाड़ी कोरोमंडल तट पर नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत है। और फिर कैमूर की पहाड़ियाँ भी गलत है। कोंकण तट कहाँ से, कोंकण तट यहाँ कैमूर का क्षेत्र क्या है, पहले हम कैमूर का क्षेत्र समझते हैं। कैमूर की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक विस्तृत है, और जो कोंकण तट है उसका जो एरिया है वो महाराष्ट्र से गोवा तक है, तो वैसे ही गलत है, ठीक है। और महादेव की पहाड़ियाँ तो पता ही है मध्य भारत में, वही मध्य प्रदेश में स्थित है। मिकिर पूर्वोत्तर भारत। लेकिन अब हमारा एक बच रहा है कोरोमंडल कार्डमम पहाड़ी। तो देखिए कार्डमम पहाड़ी जो है वो केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, और जबकि जो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग में है। लेकिन जो कोरोमंडल तट है भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को नाम दिया गया है। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा तीसरा और चौथा। अगर सेम ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो इतने डिस्कशन पे तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन गलत होगा, रट के भी अगर इंसान जाए तो। फिर है कि अब हम यहाँ इसमें देखेंगे कि गारो की जो गारो पहाड़ी है वो मेघालय में है। मिरी कहाँ पे है, तो मिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लामलाई कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में, और डालमा झारखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यह एक ब्रह्मस्तोत्र पर्वत है। पश्चिम घाट के संबंध में यह एक ब्रह्मस्तोत्र पर्वत है, बिल्कुल सही है कि ब्रह्मस्तोत्र पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, नीचा होता हुआ पठार है इसका पूर्वी ढाल। तो हाँ पश्चिम घाट के बारे में ये भी सही है। इसके जो उत्तरी खंड है लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 इसमें सही है। एक ब्रह्मस्तोत्र पर्वत है, पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ ये पठार हो रहा है, और इसका उत्तरी खंड जो है लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। 1 2 3 इसमें सही है। देखिए यारो मेंस 2017 का क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट ही पूछा है। और कोडाई कनाल की किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये पलानी पहाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु की है, पलानी पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे राज्य केरल। देखिए केरल में कौन सी पहाड़ी है, सी ऑप्शन हो जाएगा केरल, अनाईमुड़ी है। नागालैंड में कौन सी है, तो नागालैंड में सारामती है। उत्तराखंड में नंदा देवी है, और तमिलनाडु में दो बेटा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। मतलब मध्य भारत में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं उसका पश्चिम से लेकर पूर्व तक में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो पश्चिम में पहले सबसे पहले सतपुड़ा के बाद महादेव के बाद मैकाल और छोटा नागपुर। तो जैसे हमने नल्ला मलाई और अन्नामलाई को क्लियर किया था, तो ऐसे इसको पढ़ते हैं कि जैसे सतपुड़ा से स्टार्ट होगा और छोटा नागपुर पहाड़ पे जाके द एंड होगा। इसे अगर ये क्वेश्चन सीधे आ जा रहा है तो सतपुड़ा से स्टार्ट महादेव मैकाल और छोटा नागपुर पठार पे जाके खत्म होगा। तो सतपुड़ा और महादेव ऐसे याद रखना है कि एम दोनों बीच में आएगा, लेकिन पहले महादेव आएंगे। महादेव को ही महाकाल कहते हैं, तो मैकाल और सतपुड़ा से तो स्टार्ट ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम सतपुड़ा क्षेत्र के स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा क्रम सही है सतपुड़ा क्षेत्र के लिए, पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला। तो देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बड़वानी की पहाड़ियाँ और महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो पहली बात तो महादेव के जस्ट बाद मैकाल आएगा, और बड़वानी जो पहाड़ी है, बड़वानी की पहाड़ियाँ हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कन्याकुमारी सटी पहाड़ी है किससे, तो ये हो जाएगा श्री कार्डमम की पहाड़ी से सटी हुई है कन्याकुमारी की पहाड़ियाँ। किस पहाड़ी में जो है चाय बागान नहीं है, किस में नहीं है, तो गिरनार में नहीं है। इसको एक बार अच्छे से हमें घटना चक्र से पढ़ना भी है। अभी तो मैं सिर्फ टफ क्वेश्चन करते हैं,
उसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, किस पे आ गए हैं, तो पर्वत चोटियों पे आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो पर्वत चोटियाँ हैं। इंडियन ज्योग्राफी में रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन हिमालय की जो चोटियाँ हैं पूर्व से लेके पश्चिम दिशा में सही क्रम में स्थित है। मतलब जो हिमालय की जो चोटी है ना वो पूर्व से लेके पश्चिम दिशा में सही क्रम में स्थित है। कौन कौन सी, तो देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। क्या पूछा है, पूर्व से लेके पश्चिम दिशा में पूछा है, मतलब पूर्व से लेके पश्चिम दिशा में। तो नामचा बरवा कहाँ पे है, चीन में है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम, तो पहले सिक्किम आता है, उसके बाद अगर पूर्व के स्थिति से देखेंगे तो पूर्व की तरफ से पहले सिक्किम, उसके बाद नेपाल पड़ता है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और उत्तराखंड जो है नंदा देवी उत्तराखंड में, तो मतलब नंदा देवी लास्ट में आएंगी। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, ये क्रम बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ऐसे देखेंगे कि नामचा बरवा पहले चीन में है तो चीन, उसके बाद कंचनजंगा, फिर कंचनजंगा के बाद माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है ये 22 नंबर, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा। और राजस्थान का क्या है, तो राजस्थान का हो जाएगा गुरु शिखर, नागालैंड का सारामती और मध्य प्रदेश का धूपगढ़। यूपी पीसीएस प्री 2021 के पेपर का है ये। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है घाटियाँ, घाटियों के बारे में देखेंगे। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच आती है, कौन कौन सी है, धौलाधर तथा पीर पंजाल। सारे क्वेश्चन नहीं, सिर्फ टफ क्वेश्चन देखना है। अब देखिए घाटी व राज्य दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, आईएएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। तो ये मैंने अभी टेस्ट में देखा था ये क्वेश्चन, मरखा घाटी कहाँ की है। तो पहली बात तो मरखा, इसमें ऐसी कौन सी घाटी है जो याद है, मरखा घाटी कौन सी है, तो देखिए मरखा घाटी अगर देखेंगे ना तो डी, इसमें मरखा घाटी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। बहुत जम के मार, इसको भी मैंने ट्रिक से किया था। जुगू घाटी कहाँ पे है, नागालैंड में। तो जुगू में नाग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जुगू घाटी नागालैंड में। शांगला घाटी कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। और युथांग घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में। तो आईएएस प्री 2006 का ये क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। मरखा घाटी लद्दाख में है, जुगू घाटी कहाँ पे है, तो नागालैंड में है। और शांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए मौन घाटी मतलब साइलेंट वैली, राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। कहाँ पे है, राष्ट्रीय वन जो है वो नल्लामलाई की श्रेणी में है। तो क्या ये सही है, नहीं गलत है। पूछा है सही कौन सा है, तो ये गलत है, क्योंकि मौन घाटी जो साइलेंट वैली है राष्ट्रीय वन, वो नल्लामलाई की श्रेणी में नहीं है। देखिए ये कहाँ पे है, पलकट्टर पालघाट में स्थित है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे, तो नीलगिरी, नल्लामलाई में नहीं है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई में। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है कि मौन घाटी साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय वन नल्लामलाई की श्रेणी में है, नहीं, ये नीलगिरी की श्रेणियों में है। और मान घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कटावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, तो ये सही है दूसरा। और कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली का वर्षा प्रचुर वनों से उद्भृत होता है, तो ये तीसरा भी सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। तो सी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। शांत घाटी या फिर मौन घाटी जो है वो राष्ट्रीय वन केरल के पलगट पाल घाट में स्थित है, ये सही है। और ये पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जबकि नल्लामलाई में, तो ये तो गलत है, इसलिए कथन एक गलत है। केरल में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाट जो है वो राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थर कटावू जल विद्युत परियोजना का निर्माण प्रस्ताव किया गया है, तो ये भी सही है। कुंती नदी भरतपुझा नदी की सहायक नदी है, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, कुंती नदी किसकी सहायक नदी है, उप सहायक नदी है, तो भरतपुझा की, जो मौन घाटी में वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित जो होती है, अतः कथन 3 भी हमारा सत्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे, तो अभी हम लोग घाटियों पे हैं, और उसके बाद हमारा आ गया दर्रे से क्वेश्चन हम देखेंगे कौन से हैं। दर्रों से भी क्वेश्चन पूछता है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे पाल घाट जो है निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है, तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है, पाल घाट किसके मध्य स्थित है, तो नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य है, तो नीलगिरी तथा अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई, याद रखना है, नीलगिरी व अन्नामलाई पाले जाते हैं, क्यों, क्योंकि लोग गिरे रहते हैं ना, तो उनको क्या अन्ना से या फिर अम्मा कर लीजिए कि अम्मा पालती हैं। तो पाल घाट जो है किसके मध्य है, तो नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी
सॉरी सी भोरघाट। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में थोड़ा है, भोरघाट जो है महाराष्ट्र में है। वन लाइनर करने चलेंगे तो बहुत लेट होगा, इसलिए हम सिर्फ टफ क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन दिया है लिपुलेख उत्तर प्रदेश में, गलत है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में थोड़ी है, लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में। लिपुलेख, माना, नीति ये सब उत्तराखंड के हैं। उसके बाद दिया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नाथुला जो है मेघालय में नहीं है, नाथुला जो उधर रहा है वो सिक्किम में स्थित है। नाथुला किस राज्य में है? सिक्किम में है। अब यहाँ से सारे वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा बनिहाल। बनिया लोग जमे रहते हैं, या फिर बनिहाल से बनिया कश्मीर में, काश में भी बनिया होता है ऐसे। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और नीति तो पता है उत्तराखंड में है। सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में है। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, 2004 में आया, फिर 2011 में आया। बुमला, बुमला जेलेपला। जेलेपला तो सबको पता है, जेल गया नाथूराम गोडसे, ऐसे सिक्किम में ऐसे याद करेंगे जेलेपला। फिर सिपकिला कहाँ पे था? उत्तराखंड में, ठीक है। तो अब देखिए यहीं से मिला लेते हैं ना, जेलेपला कहाँ था? सिक्किम में था। तो राइट आंसर क्या है इसमें? बी। तो जेलेपला कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, तो बी सही है। उसके बाद सिपकिला उत्तराखंड में है, ठीक है। सिपकिला नहीं, बी ऑप्शन गलत है, सॉरी। डी का चौथा नहीं होगा, एक मिनट, ऐसे मिलाते हैं। बुमला कहाँ पे है? तो बुमला तो है, बी ऑप्शन, बुमला तो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जेलेपला कहाँ पे है? तो जेलेपला है जो सिक्किम में है, ठीक है। मूलिंग कहाँ पे है? तो मूलिंग उत्तराखंड में, और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला ऊपर भी एक बार दिया था क्या? सिपकिला, हाँ सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गया था। अब देखें पर्वतीय दर्रा, ये माना तो पता ही है, माना कहाँ पे है? सी ऑप्शन, माना जो है वो उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला जो है सिक्किम में है। जोजिला जो जम्मू कश्मीर में है। तो ये दर्रों से भी क्वेश्चन आता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जेलेपला सिक्किम, माना नीति उत्तराखंड, सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में अवस्थित है, कौन सा नहीं है? तो सिपकिला नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला देखिए मेरे से गलत हुआ तो आप सही हो जाएगा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो ए है, नाथुला जो है सिक्किम में है, ना कि उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, गलत दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्वतीय दर्रों में सही पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व, तो जब हमें राज्य पता रहेगा तो पश्चिम से पूर्व भी निकल जाएगा। तो पहले तो सिपकिला कहाँ पे है? तो सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। क्या बोला है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व मतलब गुजरात से चलते हुए हमें अरुणाचल प्रदेश जाना है, ऐसे कर लीजिए। तो पहले सिपकिला कहाँ पे है? तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, पहले यही आ जाएगा। उसके बाद क्या है? तो लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। सिपकिला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद लिपुलेख कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। उसके बाद आ जाएगा नाथुला सिक्किम में है, और बॉमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ गया वो है हिमनद। क्या है? हिमरेखा व एवं हिमनद। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे हिमरेखा और हिमनद में। तो हिमालय की रेखा निम्न में से कितने बीच होती है? तो 43,000 से 6,000 मीटर। इसमें तो हमको लग रहा है सारे वन लाइनर इफेक्ट दिए हैं। ये दिया है एक, चलिए देखते हैं। हिमनद व उसकी नदियाँ दिया हुआ है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है। बंदर पूंछ जो है वो जो नदी हिमनद जो है वो किस नदी के पास? तो हिमनद जो है नदी यमुना, सही है। बंदरपूछ यमुना सही है। 12 सिगरी चेनाब, ये भी सही है, पहला और दूसरा सही है। मिलाम जो है, मिलाम तो तीसरा गलत है, क्योंकि मिलाम जो है गौरी गंगा से है। सियाचिन नुब्रा, सियाचिन भी गलत है, क्योंकि सियाचिन नुब्रा, सियाचिन सही है। सियाचिन जो है सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो ए ऑप्शन सही है। मिलाम मंदाकिनी नहीं है, मिलाम जो है गौरी गंगा से है। और जेमू कहाँ से है? तो जेमू तिस्ता से है। तो हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में 1, 2, 4 सही है, बाकी गलत है। पठार में देखेंगे, पठार का हमारा जो चैप्टर है इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हैं कहाँ पे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनोजेक महाकल्प में। मुझे लगा ये क्वेश्चन टफ। अब देखते हैं छोटा नागपुर जो पठार है वो सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के लिए। इसमें हम ये क्वेश्चन देखते हैं IAS प्री 1997 का। इसमें दिया है ABCDE, अंकित स्थान दिया हुआ है। ये तो वैसे आएगा नहीं, लेकिन देख लेते हैं। जैसे कि ए में रिफ्ट घाटी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ मैदान है, ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर पठार है, और फिर वर्षा छाया क्षेत्र है, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, हम क्वेश्चन देखेंगे। ये बिहार
के निम्न हिस्सों में कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा पुराना है? तो सी खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो पुराना है। नेक्स्ट हम आ गए तटीय भाग भारत की तटरेखा पर। इसमें जो हमारा टफ क्वेश्चन है वो देखते हैं तट रेखा वाले में। इसमें सारे वन लाइनर ही दिए हैं तो उसको हम बुक से देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। पूर्वी एवं पश्चिम तट में पहला क्वेश्चन है भारतवर्ष के पश्चिम तट निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा विचार करना है उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। तो पहले हमें ना राज्य पता होना चाहिए कि जंजीरा जो है वो किस राज्य मतलब है। जंजीरा जो है वो महाराष्ट्र में है, रायगढ़ जिले में है जंजीरा। उसके बाद सिंधुदुर्ग देखेंगे तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग जिले में। कन्नूर कहाँ पे है? तो केरल कन्नूर जिले में। और नागर कोइल कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के किनारे है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्या आएगा? जंजीरा महाराष्ट्र रायगढ़ में। पूछा क्या है? उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। तो पहले महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र का ही सिंधुदुर्ग आ जाएगा। पहले रायगढ़ जिले का जंजीरा और फिर सिंधुदुर्ग जिले का सिंधुदुर्ग आएगा। ठीक है, उसके बाद केरल आ जाएगा। तमिलनाडु नीचे है तो केरल का कन्नूर जिला आ जाएगा, मतलब पहला, चौथा और फिर दूसरा। और नागरकोइल जो कि तमिलनाडु में है और ये सबसे लास्ट में आएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करिए इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए ये लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है प्री 2002 में। यही सब तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और हमें लगता है कि नया क्वेश्चन बन रहा है घटना चक्र से ही। जंजीरा हमने देखा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। उडुपी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। तो पहले जंजीरा कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। और मतलब पूछा क्या? पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो जंजीरा है ही। उपयुक्त तटीय नगरों की अवस्थिति जंजीरा महाराष्ट्र में है। और फिर है दूसरा क्या है? उडुपी कर्नाटक में है। उडुपी कर्नाटक में है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं ओरीविले जो देखेंगे तो ओरीविले तमिलनाडु के पुडुचेरी की सीमा कोरोमंडल तट पर है और इसका अधिकांश जो भाग है वो तमिलनाडु में है, मतलब ये पश्चिमी तट पर नहीं आएगा। तूतीकोरिन भी जो है वो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सागर पुलिन राज्य, सागर पुलिन और राज्य। इसमें है कि जैसे बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि दीघा कहाँ पे है? तो दीघा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और गोपालपुर कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में है। गोपालपुर ओडिशा में है। कालांगुट कहाँ पे है? कालांगुट गोवा में है। और मरीना कहाँ पे है? तो मरीना जो है वो तमिलनाडु में है। दीघा पश्चिम बंगाल, दीघा ही पकड़ेंगे तो दूसरा मतलब दो ऑप्शन कट जाएगा। गोपालपुर है तो ओडिशा में है। गोपालपुर याद करेंगे कि तीसरा तो वैसे ही सही हो जाएगा, लेकिन गोपालपुर ओडिशा ये तीनों थोड़ा अलग अलग है तो याद रखना है। गोपालपुर ओडिशा, कालांगुट जो है वो गोवा में है, मरीना जो है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा जो टफ क्वेश्चन नहीं है, अब इसमें द्वीप समूह देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह देखेंगे। तो अब द्वीप समूह में हमारा जो टफ क्वेश्चन इसमें भी नहीं है, सिर्फ हम ओनली हाँ ये रहा। बैरन द्वीप जली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन जो हमारा सही है। और दूसरा गलत क्यों है? बैरन द्वीप जो है वो ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो देखिए दूसरा गलत है। क्यों गलत है इसको भी देख लेते हैं। बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये तो चलो पता है, मतलब एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी सही है। लेकिन जो ग्रेट निकोबार में ये 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित दिया है, ये 500 किलोमीटर है। ठीक है, ये 140 की जगह पे क्या हो जाएगा? 500 किलोमीटर दूर स्थित है, ये अधिक दूर स्थित है। तो ये 500 किलोमीटर और दिया है कि पिछली बार जो है 1991 में उद्गार हुआ था। तो ये गलत है क्योंकि पिछली बार इसमें 1787 में इसका उद्गार हुआ था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। अब फिर बैरन द्वीप की स्थिति पता ही है क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हम आ गए अरब सागर के द्वीप समूह पे। अरब सागर के द्वीप समूह पे हम आ गए, तो इसमें हम टफ क्वेश्चन में देख लेंगे। अरब सागर के द्वीप समूह में हम देखेंगे टफ क्वेश्चन जो है ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। जैसे द्वीप और अवस्थिति दिया हुआ है तो बी, जैसे वयंत सयोधर जो दिया हुआ है बी ऑप्शन, वयंत सयोधर जो मिलता है वो कच्छ की खाड़ी से मिलता है। ठीक है, पीरम कहाँ से मिलता है? तो पीरम खंबात की खाड़ी से मिलता है। पीरम कहाँ से मिलता है? खंबात की खाड़ी से। और वहीं द्वारका देखेंगे तो द्वारका मिलता है अरब सागर से।
वेयंत सयोधर किससे मिलता है? तो कच्छ की खाड़ी से। पीरम खंबात की खाड़ी से। द्वारका अरब सागर से। और वहीं हम दीव देखेंगे तो दीव काठियावाड़ तट से। थोड़ा सा हम इसको ना याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे एकदम बिल्कुल नए क्वेश्चन लग रहे हैं। ये द्वीप और उसकी अवस्थिति। वेयंत सयोधर, सयोधर मतलब कि संयम से, मतलब कोई चीज़ धर देते हैं कहाँ पे? तो संयम से कोई भी चीज़ धरने का काम कक्षा में होता है, मतलब क्लास में। तो कक्ष की खाड़ी कहाँ पे हो जाएगा? कक्ष की खाड़ी। पीरम, पीरम तो पीर, पीर भगवान, पीर लोग जो होते हैं ना, या फिर ऐसे कर लीजिए ना कि पीरम से रम, और रम, रम के साथ क्या? तो रम के साथ भात, तो खंबात। पीरम क्या हो गया? तो खंबात की खाड़ी। द्वारका, द्वारका में अरबों खजाना है, तो अरब सागर तट। और दीव, दीव से हो जाएगा काठियावाड़ तट। दीव से क्या हो जाएगा? काठियावाड़ तट। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच। अब हमारा आ गया भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। इसको हम ना नेक्स्ट चैप्टर से कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो हमने यहाँ से 2 चैप्टर कंप्लीट किए। एक तो भारत की भूगोल में भारत का सामान्य परिचय और भौतिक विभाजन। अब हम तीसरा चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। थैंक्स फॉर